को फोन करने लगे। देखिए हाँ नहीं मार्क कर, 2 क्वेश्चन बहुत सारा हुआ था, मार्क कराए थे उस दिन। देखिए हाँ उस दिन 2 ही हुआ था, राइट। चलिए तो आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने। तो देखिए ऑडिटिंग का सिलेबस अगर आपको हम बताएं एक बार शॉर्ट में, ऑडिटिंग का सिलेबस रफली बताते हैं। चैप्टर 1 10 मार्क्स जो कि पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 15 मार्क्स जो कि पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 ऑडिट रिस्क 10 मार्क्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ चुके हैं 10 मार्क्स। तो 10 10 20 15 35 10 45 मार्क्स का सिलेबस आपको हम करा चुके हैं। उसके बाद आइए कंपनी ऑडिट आपको हम आज कराने जा रहे हैं। उसके बाद आपको हम सर्टिफिकेट कराएंगे, रिपोर्ट कराएंगे और आपको अदर थ्रस्ट एरियाज, बस सिलेबस कंप्लीट आएगा। तो जनवरी का सेकेंड वीक आते आते हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपका पूरा ऑडिटिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 5। वो आपका प्रॉब्लम है बाबू, हम तो क्लास करा रहे रोज ही, और हम क्लास भी करा रहे हैं, ऑनलाइन में भी भेज दे रहे हैं। अब आप नहीं देखोगे तो घर जाके तो नहीं पढ़ाएंगे ना बाबू, स्पून फीडिंग तो होगा नहीं कि ली जम्मू खोलो बाबू चम्मच से पी लो। देखो हेडिंग दीजिए कंपनी ऑडिट। देखिए निकालो कंपनी ऑडिट। नया चैप्टर चैप्टर 5 कंपनी ऑडिट। देखिए देखिए अब आज हम लोग इस चैप्टर में ना पूरा जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो एक तरह का लॉ पढ़ेंगे आप। तो इस चैप्टर में समझिए टॉपिक नहीं पढ़ रहे आप एक तरह का लॉ पढ़ रहे। तो बुक सबके पास है, शेयर कर लीजिएगा, बुक में डायरेक्ट मार्क कर दे जाएंगे हम लोग। बुक में बुक निकाल लीजिए सामने और क्वेश्चन जो होगा वो आपको कॉपी में लिखवाते जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बिकॉज में टॉपिक बहुत सारे हैं। देखिए कंपनी ऑडिट 15 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, बट कल भी हमने आपको बताया था इस बार का सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग को यही मिलेगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। उसमें से जो आपको इजी लगे वो आप कंफर्टेबल लगे वो आप अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा ये फाइनल एग्जाम में जब आपका क्लास खत्म होगा, फाइनल एग्जाम में आपको जाने से पहले हम आपको सैंपल पेपर 2-3 देंगे और उसको सॉल्व भी करवाएंगे। तो वो जो सैंपल पेपर आपको कराएंगे उस पैटर्न के ही क्वेश्चन रहेंगे। सैंपल पेपर आपको हम देंगे और उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो सैंपल पेपर में क्या होगा, आपको एक आइडिया आएगा कि पेपर हमको कैसा रहेगा और किस तरह का पेपर हमको एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए तो स्टार्ट करते टॉपिक को। कंपनी ऑडिट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर लिखिएगा, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का डिसक्वालिफिकेशन, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का डिसक्वालिफिकेशन। अच्छा ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का डिसक्वालिफिकेशन। और जिनका भी छूटा हुआ होगा बाबू बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का वीडियो देख देख के कंप्लीट करिएगा। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। सबसे पहले आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि एक कंपनी का ऑडिटर कौन बन सकता है। देखो बेसिक बात तो सबको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आपको पहला दिन से पढ़ा रहे। हु कैन बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशंस, बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे कंडीशन है जो आपको हम आज डिटेल में पढ़ाएंगे। पूरा कंपनीज एक्ट के हिसाब से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। बुक सबके पास है, फोटो नहीं भेज रहे, बुक में निकाल लीजिएगा। जिनका पास नया बुक होगा उसका पेज नंबर अलग होगा, जिनका पास पुराना बुक होगा उसका पेज नंबर अलग होगा। बात समझे ना। तो नया बुक जिनके पास है उसका पेज नंबर अलग है, उसका पेज नंबर है 217। जिनका पास पुराना बुक है एक बार बता दीजिए। तो किसी का 371 है, किसी का 320 है। अपना अपना बुक में देख लीजिएगा। बात कर रहा हूं चैप्टर 5, बात नहीं, चैप्टर 5 कंपनी ऑडिट। अभी क्या है ना, नया बुक पुराना बुक है, पेज नंबर अलग अलग होगा, टॉपिक मिलेगा, टॉपिक आपको मिल जाएगा। चलिए बुक में मार्क करते जाइएगा साथ साथ। चैप्टर खोलोगे ना, चैप्टर खोलोगे पहला टॉपिक ही यही मिलेगा आपको। पहला टॉपिक है क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। देख रहे ना, वर्ड टू वर्ड रीडिंग मारना पड़ेगा, नथिंग कैन बी मॉडिफाइड इन दिस। देखिए एक ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, तो आप मार्क करना जितना पढ़ी रहे, हम रीडिंग मारेंगे उतना ही आपको पढ़ के आना है। सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मार्क करते जाइए। सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ कंपनी। यहां तक हाईलाइट करिए, यहां तक हाईलाइट करिए। देखिए
सेक्शन 141, सेक्शन अगर याद कर सको तो बहुत अच्छा है। सेक्शन अगर आपको याद रहे तब तो बल्ले बल्ले है, क्या बाबू, बल्ले बल्ले। और नहीं याद होगा तो एग्जाम में होगा हल्ले हल्ले, समझे। तो इसीलिए आपको याद करके जाना है। आप कोशिश करेंगे कि सेक्शंस को याद कर ले अगर हो सके तो। सुनो बच्चों, 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पीक अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 1 सॉरी ऑडिटर। सेक्शन 141 जो कंपनीज एक्ट का है, चैप्टर 5 कंपनी ऑडिट, पहला टॉपिक यही है। सेक्शन 141 में लिखा गया है कि कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। होगा सब, नहीं मिला बाबू बुक में, दीजिए। एक्चुअली पुराना बुक में ना ज्यादा दे दिया, समझे ना। बाबा अनचंड दिया हुआ इसमें, बाय बैक, ईसॉप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगला क्या किताब बने, खत्म। 2 मिनट बाबू, 2 मिनट जा बाबा। तो अकाउंट्स का बुक बना दिया इसको। कौन सा एडिशन है बाबू? यहाँ है, पहले दे दिया, देखिए। लीजिए, ये लोग कुछ आगे पीछे लेकिन होगा सब बुक में। देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन गाइज, देखिए इधर क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। फैन ऑफ कर दी पीछे वाला। देखिए पहले ये लाइन लिख दीजिएगा, सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद एलिजिबिलिटी, ये वाला लाइन लिख दीजिएगा। ये वाला लाइन लिखने के बाद वाला पैराग्राफ जो है फालतू का है, स्किप मारने का है। उसके नीचे देखो, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात पहला दिन आपको हम पढ़ाए थे जिस दिन आपको हम ऑडिट पाए थे कि ऑडिटर कौन बनेगा बाबू। ऑडिटर वो बनेगा जो आप लोग की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए पहला एलिजिबिलिटी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा आइए, that partnership firm where majority of partner a chartered accountant may also be appointed as auditor of the company। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म है, सीए फर्म है, तो वहां से भी आप ऑडिटर बना सकते हो, वो लोग को भी ऑडिटर बना सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर टॉपिक हम लोग का क्या है, यहाँ पर टॉपिक हम लोग का है कि ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो एलिजिबल कौन है बताइए। एलिजिबल है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर बात करेंगे, 4 पॉइंट इसमें दिया हुआ ना, चारों पॉइंट में एक ही बात लिखा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए पढ़ते हैं। Section 141 subsection 2 state that where a firm including a limited liability partnership is appointed as an auditor of the company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf। बोला अगर मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का एलएलपी है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक तो पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें 4 लड़का है, चारों लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जैसे एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का फर्म होता है ना, सीए ऑफिस में जाएंगे ना जॉब करने, तो वहाँ पे सीए फर्म मिलेगा। सीए फर्म होता है। सीए फर्म में क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त थे, 5 का 5 दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अब सोचिएगा मेरा 5 का 5 दोस्त शिकारी बन गया, समझ में ना। शिकारी नहीं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर 5 का 5 दोस्त आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5 का 5 दोस्त स्कैमर बन गया आपका, समझ में ना। तो यही होता है फर्म। तो 5 का 5 दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पांचों मिल करके ऑडिट कर रहा है। तो यहां पर बोला अगर पांचों मिल करके ऑडिट कर रहा है तो साइन करेगा कौन, साइन पांचों में से जो ऑथराइज पर्सन है, बस जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लोग साइन कर सकता है। जो भी सीए है उसमें से कोई भी आदमी अगर साइन करेगा तो वैलिड साइन माना जाएगा। तो अगर ये चारों पॉइंट एग्जाम में है तो चारों पॉइंट आपको लिखने का नहीं है, 4 में से बस आप इतना याद रखिएगा एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन ऑडिटर बन सकता है बताइए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कौन बन सकता है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन नहीं बन सकता। लॉ के प्रोविजन में भी हुई है। तो आपको ना खाली एक तो पहला जो पॉइंट है वही याद करेंगे। इसमें पहला पॉइंट को ही खाली मार्क मारेंगे, 2, 3, 4 सब रिपीट पॉइंट है, रीडिंग करने दरकार नहीं, बस पहला पॉइंट को याद कर लीजिएगा। अ पर्सन हु शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बताइए अगर आपसे पूछेगा सेक्शन, कभी कभी क्वेश्चन कैसे देता है पता है, ऑनर्स वाले बच्चों को क्वेश्चन कैसे देता है, जनरल वाले बच्चों को तो थोड़ा घुमा स्ट्रेट दे देगा कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। लेकिन जो ऑनर्स वाले बच्चे उन लोगों को घुमा के देता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141। बस आपको बोले सेक्शन 141 का प्रोविजन बताइए। सेक्शन 141 का प्रोविजन मतलब क्या, सेक्शन 141 में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको क्वालिफिकेशन भी लिखना है, डिस्क्वालिफिकेशन भी लिखना है। और इन सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये पता रहना चाहिए कि 141 में क्या लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है 141 में क्या, तो 141 सेक्शन जो है तो उसको याद कर लिया ध्यान से। तो बोले द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141
एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेन कंसर्न है। आइए देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो ऑडिटर नहीं बन सकता? सेक्शन एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? पहला, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। ऑफिसर समझते हैं? ऑफिसर मतलब कौन? जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी का की पर्सन है। की पर्सन मतलब क्या? जो कंपनी का इंपॉर्टेंट पर्सन है, या फिर नौकर कंपनी का कोई नौकर। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए मिस्टर अभिजीत जो है वो कंपनी का सीएफओ है। सीएफओ मतलब क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मतलब जो अभिजीत है उसको एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद उसको एक जबरदस्त वाला नौकरी मिला, वहां से उसको 30 लाख का पैकेज मिल रहा, वहां पर ये नौकरी कर रहा, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। एमबीए तो क्या है, ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो उसको सीएफओ का पोस्ट मिला हुआ है। तो क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है? तो क्या ये ऑडिटर बन सकता है? तो आंसर आता है नहीं, ये ऑडिटर नहीं बन सकता। अब क्या करेगा ना एग्जाम में, कल लास्ट ईयर भी दिया था, एक तो स्टोरी दे दिया, मिस्टर एक्स इज द एम्प्लॉय इन सच एंड सच पोस्ट, विल ही बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। क्या उसको ऑडिटर बनाया जा सकता है? लास्ट ईयर का एग्जाम में तो हम एक तो अजब चीज देखे कि हमको तो, हम जब पेपर हम ही सॉल्व किए तो एक तो अजीब चीज देखे कि ऑनर्स का पेपर से ज्यादा हार्ड तो मुझे जनरल का पेपर लग रहा था। जब हम सॉल्व कर रहे थे ना, हमको ज्यादा तकलीफ जनरल में हो रहा था। हम अपना शेयर करें, क्यों बोली? तो ऑनर्स वाला क्वेश्चन का आंसर ना डायरेक्ट पूरा बुक से छप जा रहा था, जनरल वाला में घुमा के दे दिया था। अब सब आंसर बना के लिखना पड़ रहा था, तो जैसे बुक से मिल जाता है तो फोटो लिए भेज दिए, लिखना पड़ता तो तकलीफ होता कि यार लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझे ना? यही चीज अब आपको करना पड़ेगा। बात समझे ना? तो बताइए, पहला कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? पहला कौन नहीं बन सकता बताइए? कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। कौन नहीं बन सकता? दूसरा, कंपनी का इंप्लॉई, कंपनी का ऑफिसर बन सकता है क्या? नहीं। एक केस स्टडी वहां पे लिखा हुआ देखिए, मिस्टर एक्स हु इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड का, और मिस्टर एक्स इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। लेकिन वो नहीं बन सकते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप वहां पर नौकरी करते हैं, और अगर एक नौकरी करने वाला आदमी ऑडिटिंग करेगा तो ऑडिटिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऑडिटिंग मतलब क्या पढ़ाई थी? चेकिंग करना। तो आप बताइए, अगर वो आदमी चेकिंग करेगा जो कंपनी का जान पहचान का, एक बात बताइए, अगर आपका सीयू का पेपर हम चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 100 में 100 देंगे। कॉमन सेंस, नो एथिक्स, नो मोरालिटीज। बात समझिए ना? ईस्ट और वेस्ट, स्टूडेंट्स आर बेस्ट। तो आदमी अपना बच्चा को ही मार्क्स देगा ना, स्वाभाविक सा बात है। स्कूल में जब आप लोग पढ़ते थे तो एक कंप्लेन बच्चे लोग करते हैं कि पता है मेरा दोस्त ना ट्यूशन पढ़ता है स्कूल का सर का पास, तो उसको प्रोजेक्ट में 20 में 20 दिए। अगर हम स्कूल में पढ़ाते तो हम भी आपको 20 में 20 देते। इसमें कुछ नया तो नहीं है बाबू, स्वाभाविक एथिक्स फेल हो जाता है। अच्छा फिर एथिक्स फेल हो जाता है। वही चीज यहाँ पे, अगर एक आदमी जो आपका अपना आदमी है, अगर अपना आदमी, एक बार बताइए, मान लीजिए मेरा भाई जो है वो सीबीआई ऑफिसर है और हम कोई क्राइम किए, तो मेरा भाई अगर हमको मेरा जांच करेगा, मेरा स्टोरी का इन्वेस्टिगेशन करेगा, डेफिनेट सा बात है वो उतना ऑनेस्ट नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, महिला मित्र, पुरुष मित्र, ये सब वो रिश्ता है ना, ये सब वो रिश्ता है जहाँ पे इंसान का ईमानदारी जो है वो खत्म हो जाता है। बस समझ रहे, आदमी का ईमानदारी, एथिक्स वेथिक्स सब बुझाता है, लेने अपना आदमी ऐसा कैसे होगा? तो एट द एंड अपने लोग ही आपके साथ रहेंगे, और एट द एंड यहाँ पर बोला गया कि अपना आदमी को ऑडिटर नहीं बना सकते। तो जल्दी बताइए, पहला बात ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी अलग से दिया, एक्सप्लेन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, हु आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर। ऑडिटर कौन नहीं बन सकता? पहला, बॉडी कॉर्पोरेट। पहला, बॉडी मतलब शरीर वाला बॉडी, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। दूसरा ऑफिसर बन सकता है, बुलंद बन सकता है, नौकर बन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम में चालाकी करेंगे, क्या करेंगे? ऑफिसर और एम्प्लॉई, ऑफिसर एक अलग पोस्ट होता है, एम्प्लॉई का अलग पोस्ट होता है। किताब वाला को किताब बेचना है इसलिए वो बहुत अच्छा से लिखता है, हम लोग को मार्क्स लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी पॉइंट को 2 बार तोड़ देंगे। ऑफिसर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा बताइए? एम्प्लॉई। 3 पॉइंट हो गया। ऐसे भी पॉइंट का स्टॉक का कमी हो जाता है एग्जाम में, तो ये सब काम आएगा। ऑफिसर अलग लिखिएगा, कैसे आप कैसे लिखिएगा? ऑफिसर ऑफ द कंपनी, फिर क्या लिखिएगा? एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। समझे बाबू? उसके बाद अ पर्सन हु इज अ पार्टनर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर, हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। देखिए कोई भी ऐसा आदमी, बात समझे, जो काम कर रहा है, पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। देखिए जैसे मेरा जो आदमी काम कर रहा, जैसे अभिजीत मेरे पास काम कर रहा, तो अभिजीत का कोई रिलेटिव जो मान लीजिए काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, देखिए इसमें लिखा होगा, अब मिस्टर एक्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज द पार्टनर एक्स वाई जेड कंपनी, अ फर्म ऑफ सीए। मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड।
देखिए मिस्टर एक्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर एक्स जो है वो डायरेक्टर भी है किसी कंपनी के, एबीसी लिमिटेड का। द अदर पार्टनर मिस्टर वाई एंड जेड आर डिस्क्वालीफाइड। हम क्या बोले, देखिए हम क्या बोले, अगर अभिजीत मान लीजिए, बात समझिए, अभिजीत मेरे पास जॉब कर रहे और अभिजीत मेरे पास जॉब कर रहे और अभिजीत जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो अभिजीत ऑडिटर नहीं बन सकते, ये आप तो पहले ही समझ गए होंगे। बट अभिजीत का दोस्त, अभिजीत के ऑफिस में ना रजनीश भी काम कर रहा है, रजनीश भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सब मैं फीलिंग ले लीजिए, क्योंकि सब फीलिंग अब आएगा नहीं लास्ट मोमेंट। ये सब कुछ अच्छा बात का फीलिंग ले लीजिए। तो मान लीजिए रजनीश भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो रजनीश भी ऑडिटर नहीं बन सकता। क्या है, वो लोग दोनों मिल के काम करता है एक ऑफिस में। रजनीश मेरा कंपनी में काम नहीं कर रहा, लेकिन रजनीश और अभिजीत का दोनों का बहुत अच्छा सेटिंग है, बहुत अच्छा दोस्ती है, दोनों एक दूसरे का ऑफिस में काम करता है। तो इस केस में रजनीश भी इनएलिजिबल हो जाएगा। तीनों में फर्क समझिए, पहला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, दूसरा ऑफिसर जो है या नौकर जो नहीं बन सकता, तीसरा ऑफिसर का पास जो काम कर रहा है या साथ जो काम कर रहा है, पास और साथ, तुम मेरे पास हो तुम मेरे साथ हो, तो पास और साथ दोनों जो है, दोनों का दोनों इनएलिजिबल हो जाता है। कोई आपके पास है वो भी इनएलिजिबल है, कोई आपके साथ है वो भी इनएलिजिबल है। याद रखिएगा 3 कैटेगरी। और इससे स्टोरी वाला क्वेश्चन ज़्यादा देता है, स्टोरी देगा बोलेगा आंसर सॉल्व करिए कि क्या। देखिए और एक एग्जांपल दिया, देखिए ना, राम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आल्सो द पार्ट टाइम एम्प्लॉई ऑफ XYZ कंपनी। राम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉई है XYZ कंपनी का। सी मिस्टर एक्स इज द पार्टनर XYZ कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड। राम कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो फिर वही कहानी घूर फिर के आ गया, नौकरी करने वाला आदमी, आपके पास नौकरी करने वाला आदमी, आपके साथ नौकरी करने वाला आदमी ऑडिटर नहीं बन सकता। यस और नो, नहीं बोलिएगा उसके। हाँ बाबू, दूसरा कंपनी बन सकता, दूसरा कंपनी बन सकता। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे आप। मैं करें, अरे नहीं, वो ऑडिटर उस कंपनी में बन सकता, सही बोले आप। अगला है पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और पार्टनर। देखिए अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव्स और पार्टनर, एक आदमी खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर नहीं बन सकता है ऑडिटर अगर इज अ होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, मतलब शेयर और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फेस वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 लाख। मतलब अगर कंपनी का सिक्योरिटी बोलिए, शेयर बोलिए, डिबेंचर बोलिए, या किसी भी तरह से कंपनी से आपका 1 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ है, बात समझ। जैसे मान लीजिए सोनू जी जो है वो एक कंपनी से 2 लाख रुपया लिए, क्या लिया बाबू, 2 लाख रुपया, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या है बाबू, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या ये ऑडिटर बन सकते? लॉ कहता है नहीं, क्या कि इसका इंटरेस्ट है ना कंपनी में। ये ऑडिट करने आएगा, साइन करेगा, बोले ठीक है हम काम साइन अच्छा से कर दे रहे, पैसा आपको देना ही नहीं होगा 2 लाख रुपया, या 2 लाख रुपया हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। तो बोला कोई भी आदमी जिसका कोई भी इंटरेस्ट हो कंपनी में, इंटरेस्ट मतलब क्या बोलिए तो आपका या आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट हो, कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट हो आपका, तो वो आदमी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ये 4 कैटेगरी है, ये 4 का पॉइंट नहीं है, 4 कैटेगरी है। हम आपसे पूछते हैं, आप हमको बताइए। कैटेगरी नंबर 1 बताइए कि क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर बन सकता है? बताइए। एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। दूसरा बताइए, क्या एक ऐसा आदमी जो कहीं पे एक कंपनी में नौकरी करा, क्या वो उस कंपनी में, जो अजीत बोला मजाक में उसको बोले, बट वो सही सवाल बोला कि जो आदमी मान लीजिए ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मान लीजिए अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन हम एक कंपनी में काम करते हैं, समझिए ना, वो एक कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी हम उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते हैं जिस कंपनी में हम काम कर सकते हैं। दूसरा कंपनी का तो हम बन ही सकते हैं, लेकिन उस कंपनी में हम ऑडिटर नहीं बन सकते। देखिए बाबू अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम पढ़ा करके भेज देंगे, ठीक है, फ्री होकर के भेज देंगे। बाबू एसी बंद करिए ना। देखिए देखिए 2 मिनट, ये कोई बात हुआ? ये तो भाग यार, बच्चा वाला लॉजिक बता रहे, बोला नहा के रहा है, नटखट है। ये सब बात तो पर्सनली क्या था ना बाबू। देखिए 1 मिनट रुक जाए, पेपर भेजे, क्वेश्चन पेपर। विजय बाबू 80 सेट 80 सेट्स बनाइएगा पेपर, 80 सेट पेपर बनाइएगा, ठीक है, 80 सेट प्रिंट मारिएगा, 80 सेट्स जल्दी। 11 बजे हम भेजेंगे, भाई को भेज दीजिएगा, ठीक है। समझे बाबू, 80 सेट जल्दी, चलिए बाबू समझे। तो ये 4 वो कैटेगरी है जो ऑडिटर नहीं बन सकता। देखिए ध्यान से इसको ना पढ़ के जाइएगा, ये 4 कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। और आइए कैटेगरी में और भी पॉइंट है।
is indebted to the company or subsidiary or holding or associate company subsidiary of such holding company in excess of 5 लाख रुपया। अगर कोई होल्डिंग कंपनी, आपके मन में एक सवाल आता है, बार बार वर्ड आ रहा है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ये हम लोग का अकाउंट्स में भी है, बट यहां पर आपको बेसिक बताते हैं। अगर मान लीजिए एक कंपनी दूसरा कंपनी का कम से कम 51% शेयर अगर होल्ड करता है तो उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम है एक्स, तो एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड में कम से कम 51% शेयर का मालिक है तो उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग, हमको बोलिएगा होल्डिंग और इनको बोलिएगा सब्सिडियरी। ये सम्स अकाउंट्स में भी आएगा, सम्स में, यहाँ पे थ्योरी में है तो बता दे रहे। होल्डिंग कंपनी वाला सम्स बड़ा सम्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला में। तो जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी है और ये सचिन का बेटो कंपनी है, तो सचिन का कंपनी में 100 रुपया का दरकार था, 100 रुपया में 51 रुपया हम दिए हुए हैं, तो हम कौन सा कंपनी हो गए बताइए? होल्डिंग। और सचिन कौन सा कंपनी हो गया बताइए? सब्सिडियरी। लैंग्वेज समझे? तो चाहे होल्डिंग कंपनी में चाहे सब्सिडियरी कंपनी में अगर आप पैसा लिए हो, कितना लिए हो? 5 लाख रुपया से ज्यादा, 5 लाख रुपया से ज्यादा, तो उस केस में भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी ऑडिटर नहीं बन सकते। क्योंकि हम लोग को पहला बात ये क्या पढ़ाया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप ऑडिटर है, बट जरूरी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी आप इनएलिजिबल हो जाते हो कुछ सिचुएशन में, वो सिचुएशंस आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगला आइए, if he has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or holding or associate or subsidiary of such holding company in excess of rupees 1 lakh, 1 लाख से ज्यादा रुपया का अगर आप गारंटी दिए हो उस कंपनी में, तो गारंटी भी देने से ना फिर आप ऑडिटर बनने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, अ पर्सन और फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी। अगर मान लीजिए हम लोग सीए फर्म है, और हम लोग का बिजनेस रिलेशन है, हम सीए फर्म है और आपका कंपनी से मेरा बिजनेस रिलेशन। जैसे मान लीजिए आप लोग पेपर का काम करते हो और हम लोग का सीए ऑफिस है, हम लोग क्या करते हैं, पेपर आपके कंपनी से ही मंगवाते हैं, तो इस केस में बिजनेस रिलेशन है ना, तो बिजनेस रिलेशन होने से भी वो आदमी क्या हो जाता है? इनएलिजिबल। मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप सुने होंगे पॉइंट को तो आप ये देखेंगे घूर फिर के एक ही बात क्या आ रहा बोली, तो रिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का अगर रिलेशन है आपका कंपनी के साथ तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो। तो आप ना ज्यादा पॉइंट याद नहीं करेंगे, जो इजी पॉइंट आपको लगेगा वो याद कर लेंगे, 5-6 पॉइंट। अगला देखिए 6 नंबर में, अब 5 चलेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है, 5 क्या 2 भी चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बस समझे। अगर क्वेश्चन में खाली स्ट्रेट पॉइंट दे दिया तो 5-6 लिखना उचित होता है, बस समझे बाबू। आप मान लीजिए क्वेश्चन में एक तो स्टोरी दे दिया, तो वहां पे तुमको पॉइंट का दरकार नहीं, वहां पे स्टोरी को बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या हो सकता है, कि वो आदमी एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। अगला है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अगर किसी का रिलेटिव डायरेक्टर है, फिर वही बात, पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं पे पूरा देखो ये बात समझिएगा, अगर कहीं पर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप भी ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, मतलब मान लीजिए मेरा कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा है लेकिन कोई ऐसा कंपनी है जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो वो आदमी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला है, पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म हु होल्ड्स अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। अगर 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी का आप ऑडिटर है तो उस केस में भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। मतलब बहुत सारा पॉइंट। पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, अगर आप कोई क्राइम किए हो और आपका क्राइम प्रूव हो गया, अगर आप क्रिमिनल हो, देखिए 2 शब्द होता है, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है कन्विक्ट, दोनों में फर्क है। जो जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए सचिन जो है वो रजनीश को चाकू भोग दिया, चाकू भोग कर, कहानी समझिएगा। सचिन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजनीश भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, दोनों एक तो ऑफिस में बैठ करके बहुत अच्छा ऑडिटिंग कर रहा था, दोनों में तू मैमा हो गया। क्या वो तू मैमा हो गया, बचपन का बात है, सब बात करके, तो दोनों के बीच में ना बाबू तू मैमा हो गया, समझे। तो दोनों में जब भैया हम भी आ रहे, देखिए बाबू, तो देखिए आप समझे, तो ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत टाइम है। तो तू मैमा दोनों में हो गया, तो एक आदमी चाकू भोग दिया, तो क्या हुआ ना, चाकू भोग करके सचिन ना वहां से भाग गया, लेकिन ये सोनू जी जो है इनको घूमने का आदत है, तो ये क्या किए, ये क्या किए, ये उसके पास गए, इनको सेल्फी लेने का भी आदत है, तो ये चाकू उठा करके सेल्फी ले रहे कि फर्स्ट टाइम इन लाइफ विद अ चाकू, सेल्फी लेके पोस्ट करे, इंस्टाग्राम पे बूमरैंग बना रहे, समझ रहे ना। तो इंस्टाग्राम पे जब बूमरैंग बना रहे, इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर रहे, अभी क्या हुआ ना, पुलिस, आप बताइए, पुलिस जब आएगा सबसे पहले इनको पकड़ेगा, लेकिन इनको पकड़ा गया है बट ही इज नॉट कन्विक्ट। इनको 2 मिनट के लिए इनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा,
क्योंकि देखिए कॉमन सा बात है, अगर मान लीजिए कोई मर्डर करके चला गया, आप वहाँ पे चाकू लेके लहरा रहे, बेस्ट चाकू एवर, फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने चाकू देखा, तो पुलिस का शक सबसे पहले तो आपके ऊपर ही जाएगा। पुलिस आपको लेके जाता है, इनको जेल में रखता है, इनको रखता है, बट क्या है ना, ये कन्विक्ट नहीं हुए क्योंकि इनका क्राइम प्रूव ही नहीं हुआ। जब तक आपका क्राइम प्रूफ नहीं होता है ना, तब तक आप कन्विक्ट नहीं होते, याद रखिएगा। आरोप तो कोई भी किसी का ऊपर लगा सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे सचिन हमको क्लास खत्म हुआ, सचिन बोला भैया एक तो क्वेश्चन पूछना ऑडिट का, ठीक है, हम ठीक है आंसर बता देंगे आपको। क्लास खत्म हो गया, सारा बच्चे निकल गए, सचिन खाली अकेले है। सचिन बाहर में निकाल के जा रहा है कि भैया हमको चाकू मारने का ट्राई किए, भैया मेरा पैसा छीनने का कोशिश किए, एग्जांपल दे। तो आरोप तो आप कुछ भी लगा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आरोप लगाने पे टैक्स नहीं, आरोप आप किसी को भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज लगा सकते हैं, कोई भी आदमी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। सवाल ये है कि आप प्रूफ कर पाइएगा। अगर आप क्राइम का एक खूबी है, क्राइम के लिए क्राइम प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अगर क्राइम प्रूफ होता है तभी आपको कन्विक्ट कहा जाएगा। और अगर आप कन्विक्ट हो, याद रखिएगा, नॉट वो आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा। आरोप तो बहुत आदमी को बहुत, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके ऊपर आरोप ही आरोप रहता है। जब आप देखो यहाँ से जिंदगी में एक सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है? आप देखिए जब आप बहुत आगे जिंदगी में जाइएगा ना, आपके ऊपर बहुत आरोप लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी आरोप लगा रहा है वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए सिर्फ आरोप लगा सकता है आपका ऊपर। असल जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है वो कुछ कर नहीं सकता। अब जैसे देखिए हम लोग कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हम कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम लोग बैठ कर क्या करें? प्रधानमंत्री का बुराई कर सकते हैं, यस और नो? हम कभी जिंदगी में ममता दीदी नहीं बन पाएंगे, ममता दीदी जैसा नहीं बन पाएंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे, ना आप बन पाइएगा। हम लोग बैठ करके ममता दीदी का बुराई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा हट करके, अगर आप ये अपना इल फीलिंग्स मतलब बुरा भावनाओं को हट करके अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट लीडर में ये दोनों ही हैं। क्यों बेस्ट लीडर है? पॉलिटिक्स से बात को अलग रख करके आपको अगर हम नॉर्मल जनरल बात बोलेंगे तो दोनों बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि दीदी का स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। ममता दीदी का स्ट्रगल जो है बहुत हार्ड है, उसका जैसा स्ट्रगल कोई नहीं किया। पास में देखिए वो स्टैंड अप की, फिर भी वो अपना एक इमेज बनाई और आज देखिए वो मुख्यमंत्री है। पास में ना मोदी जी का भी बहुत स्ट्रगल है, बस अभी ना। लेकिन हम लोग ये स्ट्रगल नहीं देखते, हम लोग उसका पैशन नहीं देखते, हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री है। अभी क्या हम लोग आपको एग्जांपल देते हैं, अभी मान लीजिए जैसे वीडियो बना रहे, मेरा मेमोरी फुल हो गया दिखा रहा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मेमोरी फुल हो गया। तो मोदी जी आकर के अरे बाबू स्पेस खाली करो, वीडियो को डिलीट करो, इसमें मोदी जी का क्या रोल है? तो इस तरह का माइंडसेट देश में है, इसलिए हम लोग अभी अंडर डेवलप कंट्री है। अंडर डेवलप कंट्री होने का पीछे साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है, क्योंकि हम लोग का माइंड ही डेवलप नहीं करा तो देश डेवलप करके क्या होगा? यू मे हैव द रिसोर्सेज बट यू मे नॉट हैव द ह्यूमन डेवलपमेंट। रिसोर्सेज तो नया खरीद लेंगे आप, बिल्डिंग बना लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, घर बना लीजिए, लेकिन आपका जो घटिया सोच है उसको कैसे बदलिएगा? तो उसको तो पहले इंप्रूव करना होगा, आपको अपना माइंड सेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आरोप आप किसी के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो कन्विक्ट प्रूफ नहीं होता है। और अगर कोई आदमी कन्विक्ट है तो उसको ऑडिटर नहीं बोला जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। बाबू आइए, अगला है अ पर्सन हुज सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज्ड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कंसल्टिंग अ स्पेशलाइज्ड सर्विस। मतलब एक ही बात देखिए घुरा फिरा के लिखा हुआ है कि अगर आपका सब्सिडियरी या होल्डिंग का कोई भी आदमी किसी भी सर्विस में एंगेज है उस फर्म से रिलेटेड, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, तो ऑडिटर नहीं बन सकता। तो इसमें से जो आपको सबसे छोटा छोटा इजी लगेगा ना बाबू, उस पॉइंट को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा और उस पॉइंट को आप बढ़िया से एग्जाम पर्पस के लिए करिएगा। और अगर आपको शॉर्ट में याद करना, देखिए ना डिस्क्वालिफिकेशन चार्ट बना हुआ है, तो शॉर्ट में रिवीजन करने जाइएगा ना तो चार्ट को रीडिंग कर लिया, बहुत सुंदर चार्ट बनाया हुआ है। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है, ऑफिसर नहीं बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता है, होल्डिंग कंपनी में जिसका इंटरेस्ट है 1 लाख से ज्यादा वो नहीं बन सकता, डायरेक्टर जो 5 लाख से ज्यादा लिया वो नहीं बन सकता है, जिसका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है वो नहीं बन सकता है, बिजनेस रिलेशन है वो नहीं बन सकता है, अगर कोई रिलेटिव है नहीं। 139 खाली होगा। Explain the provisions of section 139 regarding appointment and rotation of auditors. Regarding appointment and rotation of auditors. Rotation of auditor. समझे? इस चैप्टर में नहीं, स्टार्टिंग इस चैप्टर का वन ऑफ द फेमस टॉपिक कह सकते हैं आप, 2 टॉपिक को, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट रिमूवल। ये सब ना इस चैप्टर में ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझे? जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए और रोटेशन के लिए क्या रूल है सेक्शन 139 में, वो आपको एग्जाम में लिखने बोला है, उसके नीचे ही मिल जाएगा। देखिए सेक्शन 139, वो फैन ऑन कर दिया पीछे वाला। चलिए देखिए सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, मिला, उसके बाद ही मिलेगा। देखिए उसके बाद ही होगा, आपको देख लीजिए। सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज गिवन द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का क्या क्या बात है देखिए। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब बाबू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अगर उस कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा
तो क्या क्या कंडीशन होगा, देखिए पहला, एवरी कंपनी कैसे गवर्नमेंट कंपनी में जब ऑडिटर आता है तो वो सब तो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट के थ्रू वही पढ़ाएंगे आपको कि गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंट कैसे होगा और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। गवर्नमेंट का ही रहता है। हाँ गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ही रहते हैं, लेकिन बहुत स्पेशलाइज पढ़ाएंगे आपको, कैग लोग, कैग बोलते हैं उसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डिटेल में आगे जाएंगे। देखिए सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, बात नहीं बाबू। एवरी कंपनी शैल, पूरा लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा किताब से ही। Every company shall at first annual general meeting appoint an individual or firm as an auditor who will hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th annual general meeting। ओ बाबा, बोला है कोई भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होगा, बोला हर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। देखिए एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म। इंडिविजुअल और फर्म मतलब या तो कोई आदमी को अपॉइंट करिए या तो ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट करिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, जो आपका ऑफिस में रहेगा 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक। मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अगर कोई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, हर कंपनी में साल में एक बार जनरल मीटिंग होता है, शेयर होल्डर का मीटिंग होता है। हर कंपनी में साल में एक बार शेयर होल्डर का मीटिंग होता है। उस शेयर होल्डर के मीटिंग में कंपनी का बहुत सारा की डिसीजन लिया जाता है। तो बोला है कोई भी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में होगा और वो 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा। Before the appointment is made, a written consent of auditor is to such appointment and certificate that the appointment if made shall be in accordance with the condition as may be prescribed shall be obtained from the auditor। ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको ऑडिटर से जा करके एक तो कंसल्टिंग लेटर लेना होगा। कंसल्टिंग लेटर मतलब कि ऑडिटर ना लेटर देता है कि यस आई एम रेडी टू अंडरटेक द ऑडिटिंग ऑफ दिस कंपनी। आप बिना ऑडिटर से पूछे हुए उसको ऑडिटर बना दिए। जैसे मान लीजिए अमन को प्रधानमंत्री बनाना है, तो अमन से कोई पूछा नहीं, मोदी जी जीते, बोले अमन आओ बेटा तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। तो ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसे तो नहीं होता। कोई भी बड़ा पोस्ट पे जब आप किसी को हायर करते हो ना या अपॉइंट करते हो तो आपको पहले उसका कंसल्टेशन लेटर चाहिए होता है। कंसल्टेशन लेटर मतलब पहले अमन हमको बताएगा कि यस ही वांट्स टू बी द ऑडिटर, ही वांट्स टू बी द ऑडिटर और नॉट। इफ ही सेज यस तब जाकर के आगे का प्रोसेस हो, इफ ही सेज नो तब जाकर के इसका आगे का प्रोसेसिंग नहीं होगा। अब आइए द सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट शुड ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाइज क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 141। और ऑडिटर रिपोर्ट वो जो सर्टिफिकेट होगा उसमें ये भी लिखा रहेगा कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्वालिफिकेशन बहुत कम था, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिसक्वालिफिकेशन बहुत सारा है। इसीलिए पता है लोग CS कॉस्ट अकाउंटिंग करते नहीं हम लोग देश में। क्या CS करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं, बस समझे ना। CS करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कॉमर्स में आप CA करोगे तभी एक तो आपका एक अलग स्पेशल इंपॉर्टेंस आपको मिलता है। बाकी प्रोफेशनल कोर्स 3 तो है ना, CA में। तो CA वाला लोग को देख रहे कितना स्कोप, जहाँ जा रहे CA। तो आप जब से ऑडिट पर एक ही आदमी का नाम सुने होंगे CA, तो वहाँ से ये प्रूव होता है कि अल्टीमेटली बेनिफिट CA को ही मिलने का है। CS कॉस्ट अकाउंटेंट एक तो डिग्री होगी आपकी तरह, CS कॉस्ट अकाउंटेंट ये बस एक जस्ट अ मेयर डिग्री। और उसके बाद जैसे नॉर्मली बेसिक एक तो क्वालिफिकेशन, बाकी जैसे ग्रेजुएट से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ग्रेजुएट से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं, इन लोगों को लॉ में भी नहीं दिया गया बहुत ज़्यादा इज्जत। देखिए उसके बाद कंपनी शैल इन्फॉर्म द कंसर्न ऑडिटर हिज और हिज अपॉइंटमेंट, ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद अ रजिस्ट्रार विद इन 50 days ऑफ द मीटिंग एंड विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन द फॉर्म ADT 1। सुनिएगा, आपको 15 दिन के अंदर, 15 दिन के, ये लॉ ही है एक तरह का, लॉ पढ़ रहे हम लोग। 15 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को भी कि यस ये आदमी, महान आदमी को हम लोग ऑडिटर बनाए हैं। और उसका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है ADT 1, फॉर्म का नंबर है ADT 1, वो फॉर्म आपको फिलअप करके अपलोड करना होगा। देखिए उसके ये वाला पॉइंट हो गया, ये ऑडिटर का रूल है, समझे ना। अगर पूछेगा अपॉइंटमेंट का रूल क्या है ऑडिटर का, तो ये वाला पॉइंट है, समझ गए बच्चों। अपॉइंटमेंट का रूल यहाँ तक मार्क कर लीजिए, अपॉइंटमेंट पूछेगा तो ये लिखिएगा। अगला आ जाइए रोटेशन, रोटेशन आ जाइए नीचे, थोड़ा नीचे गिरिए, रोटेशन होगा। बीच में ऑडिट कमेटी है, पहले रोटेशन पढ़ाते फिर ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन अलग से लिखवाएंगे। देखिए अब बोला है व्हेन ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड, मतलब वो कौन कौन सा सिचुएशन है जब आपको ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा। ऑडिट कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स या ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु विल लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ ऑडिट। बहुत सारे लोगों को मिला के एक तो कमिटी बनता है जो कि सिर्फ ऑडिट के एक्टिविटीज को देखेगा। तो बोला है आपसे पूछेगा कि वेयर ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड, ये एक अलग टॉपिक हो गया, इसको अलग से लिखवाएंगे। पहले देखते हैं कि रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या है। रोटेशन तो समझते हैं,
रोटेशन का मतलब होता है कब कब ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। द कंसेंट ऑफ द रोटेशन ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू, रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कब अप्लाई होगा, जब लिस्टेड कंपनी हो आपका। लिस्टेड कंपनी मतलब जो कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होता है, जिसका शेयर मार्केट में शेयर बिकता है, उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और अनलिस्टेड मतलब जिसका शेयर मार्केट में शेयर नहीं बिकता है। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा है। अनलिस्टेड कंपनी जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा है। और कंपनी ऑफ एनी कैटेगरी बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़। कोई भी ऐसा कंपनी जो आपका पैसा लिया है कितना करोड़ से ज़्यादा बताइए, 50 करोड़ से ज़्यादा। बट सवाल है रोटेशन होगा कैसे। रोटेशन का रूल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपका इंडिविजुअल मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर सचिन को चार्टर्ड अकाउंट ऑडिटर बनाते हैं, उस केस में रूल क्या है, रूल देखिए, नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। सुनिएगा ध्यान से, एक आदमी एक कंपनी में एक ही बार ऑडिटर बनेगा। तो देखिए, नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। एक बार में 5 टर्म से मतलब 5 साल से ज़्यादा, समझ रहे, 5 साल का एक टर्म होता है, 5 साल का एक टर्म होता है। 5 साल का एक टर्म के लिए आप ऑडिटर बन सकते हैं। मतलब अगर एक बार अपॉइंटमेंट होगा तो 5 साल तक वो उस कंपनी में ऑडिटर रहेगा। एक बार अगर अपॉइंटमेंट होगा तो कितना साल तक रहेगा वो, 5। फिर जैसे 5 साल खत्म हुआ उसके बाद फिर उसको ऑडिटर बना दिए, अलाउड नहीं है। अब समझे हम क्या बोले। जैसे मान लीजिए ये ऑडिटर है, ये कंपनी में ऑडिट कर रहे हैं, 5 साल इनका पूरा हो गया, फिर से हम इन्हीं को रीअपॉइंट कर दे रहे। लॉ कहता है ये अलाउड नहीं। आप लॉ को समझिए, लॉ पूरा लॉ ही है एक तरह का। और अगर आपका फॉर्म है, फॉर्म समझते हैं, जैसे आप लोग ये तीनों लड़का कुणाल, धनंजय और सोनू, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीनों मिल करके सीए का ऑफिस चला रहे हैं और तीनों मेरा कंपनी का ऑडिटर है। तो अगर फर्म हुआ, फर्म के केस में क्या रूल है देखिए, नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर। 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर मतलब कितना हो गया, 10 साल। 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर कितना हो गया बताइए, 10 साल। तो पहले मेरा बात को बताइए, जवाब दीजिए, बताइए रोटेशन करने के लिए, हम पूछ रहे, बताइए रोटेशन करने के लिए अगर आपका फर्म है, फर्म समझते ना, इंडिविजुअल हो, अगर इंडिविजुअल हो तो कितना टर्म बताइए, एक टर्म मतलब कितना साल, बोलिए। अगर 2 टर्म है तो कितना साल, 10 साल। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। सर लेकिन अगर वो 5 साल एक कंपनी में ऑडिटिंग करते हैं फिर उसके बाद मतलब लगातार नहीं होगा, फॉर द कंसेक्यूटिव लगातार, उसके बाद में आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन लगातार 5 साल तक ही रहेगा। उसके बाद फिर उसका अपॉइंटमेंट नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बाद में जब आपको करना है, नहीं, लगातार जो होता है, लगातार का बात हो रहा है यहाँ पे, फ्लो ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद अपना दूसरा नौकरी खोजेगा, वो उसका प्रॉब्लम है। देखिए नहीं, तो आप गलत समझ ले रहे। ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, उसका अपना एक फर्म होता है, ऑफिस होता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही कंपनी पे डिपेंड नहीं रहता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत सारे कंपनी, एक आस्ते, जैसे मान लीजिए हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, तो हम सिर्फ आपके ऊपर थोड़ी डिपेंड है, एग्जांपल दे रहे, आपके ऊपर तो डिपेंड नहीं है। आप जैसे आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा 3rd ईयर, तो क्या हम कोचिंग बंद हो जाएगा, नहीं। तो बच्चे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे ना। तो उसी तरह से क्लाइंट होता है, क्लाइंट उन लोगों का क्लाइंट होता है। एक क्लाइंट गया, एक क्लाइंट अगर सर्विस दिया, एक क्लाइंट को हम सर्विस दी, एक क्लाइंट का सर्विस खत्म, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में 5-5 स्टोर, 10 स्टोर, 20 स्टोर कंपनी का ऑडिट रहता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में आपका हजारों लोगों का अकाउंट्स बनाने का रहता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर एक पेशेंट पे तो डिपेंड नहीं, उसके साथ तो बहुत सारा पेशेंट है, वही चीज़ यहाँ पे है, बहुत सारा क्लाइंट होता है इसका। उसका देखिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया ना बाबू। अगला पॉइंट लिखिए, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ, वो बात है, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, और उसके बगल में लिखिए और कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर, क्या लिखे बाबू, कैजुअल वैकेंसी। देखिए
यहाँ पर दो टॉपिक है बाबू, एक तो है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, वो बात नहीं, और एक तो है कैजुअल वैकेंसी। तो देखिए ऑडिटर को रिमूव कौन कौन कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडिटर को रिमूव कौन कौन कर सकता है और कैजुअल वैकेंसी क्या होता है। तो देखिए पहले ना कैजुअल वैकेंसी वाला प्रोविजन आपको हम पहले पढ़ाते हैं, फिर रिमूवल वाला पढ़ाएंगे। देखिए कैजुअल वैकेंसी का क्या रूल है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है बच्चों कि वक्त से पहले ऑडिटर को हटा दिया आप। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है अगर आप ऑडिटर को वक्त से पहले हटा दिए। वक्त से पहले मतलब जैसे अभी बोला ना 5 साल के लिए एक ऑडिटर रहेगा लगातार, बट कभी कभी क्या होता है ना 5 साल से पहले भी ऑडिटर जो है वो चला जाता है। तो अगर ऑडिटर को आप रिमूव करते हो क्या 5 साल से पहले, उसका जो ऑडिटर का जो टर्म है उसके टर्म से पहले अगर उसको रिमूव करेंगे, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। लैंग्वेज सुनिए ध्यान से, इसके अंदर दो टॉपिक है, एक तो है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एक तो है कैजुअल वैकेंसी। पहले कैजुअल वैकेंसी पढ़ा रहे क्योंकि छोटा है। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि अगर आप ऑडिटर को उसका टेन्योर पूरा होने से पहले रिमूव कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। जैसे मान लीजिए हम 5 साल के लिए ऑडिटर है, बट उस 5 साल से पहले कोई भी रीजन से, रीजन बहुत सारा होता है, जिस रीजन से ऑडिटर ना ऑफिस वेकेंट हो गया, वेकेंट मतलब खाली हो गया, इसको लॉ के लैंग्वेज में वर्ड दिया गया कैजुअल वैकेंसी। सो इफ द ऑडिटर इज रिमूव्ड और रिटायर बाय हिमसेल्फ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और टेन्योर, उसका टेन्योर मतलब पीरियड कंप्लीट होने से पहले, अगर उसका टेन्योर और पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर वो रिमूव हो जाता है या वो ऑफिस छोड़ के चला जाता है, अगर उसका टेन्योर खत्म कंप्लीट होने से पहले अगर वो ऑफिस छोड़ के चला जाता है या उसको निकाल दिया जाता है या वो मर जाता है। जैसे मान लीजिए एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ और बेचारा मर गया, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब बिफोर, बात नहीं बाबू, बिफोर एक्सपायरी ऑफ योर टर्म, ध्यान से सुनिएगा, उसका टर्म पीरियड खत्म होने से पहले अगर वो मर जाता है, उसको भी बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो यही बोला गया कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन बताने के लिए। प्रोविजन चलिए डिस्कस करते हैं, थोड़ा पेज पलटिए, मिल जाएगा आपको। देखिए लिखा हुआ ना 5.5 में, देखिए लिखा होगा रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म एज पर कंपनीज एक्ट 2013, दिखा ना, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। देखिए इन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। एक ऑडिटर को जिसको आपने इज्जत से बैठाया था कुर्सी पर, उसको अगर आप चाहो तो वक्त से पहले आप रिमूव कर सकते हैं अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होता है तो देखिए कैजुअल वैकेंसी का कारण तो बहुत सारा हो सकता है, बट आप उसको अगर आपको रिमूव करना है तो आप कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, कब रिमूव कर सकते हैं, वो बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए आप कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहला, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एज वेल एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देखिए मेरा बात सुनिए, कैजुअल वैकेंसी का कारण अगर आपसे पूछेगा, अगर बोलेगा डिफाइन कैजुअल वैकेंसी, तो आप क्या लिखेंगे, कैजुअल वैकेंसी इज द सिचुएशन व्हेन द ऑडिटर एक्सपायर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म या टेन्योर, उसका टाइम पूरा होने से पहले अगर वो रिमूव हो जाता है, अगर वो छोड़ के चला जाता है, ये हो गया कैजुअल वैकेंसी। ये क्या हो गया, वो कैजुअल वैकेंसी, वो छोड़ देता है या वो मर जाता है या हम उसको निकाल देते हैं, तो ये हो गया कैजुअल वैकेंसी। लेकिन सवाल है कि अगर कंपनी निकालना चाहता है, क्योंकि आप एक ऑडिटर को 5 साल तक के लिए अपॉइंट किए हो, अब अगर उस 5 साल से पहले अगर आप चाहते हो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, या 1 साल के लिए अपॉइंट किए हो या 2 साल के लिए अपॉइंट किए हो, बट उस टाइम से पहले अगर आप चाहते हो उसको अपॉइंट करना, तो क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे। देखिए पहला स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको एप्लीकेशन देना होगा। देखिए लिखा हुआ ना, इन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एज वेल एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। दूसरा, द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म ADT 2, ADT एक तो फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको अप्लाई करना होगा 30 डेज के अंदर, जिस दिन आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है। बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब जिस दिन आपने डिसीजन पास किया है, डिसीजन पास करने, बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब डायरेक्टर लोग का जो मीटिंग होता है ना, उसमें जो डिसीजन पास होता है उसको बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो कंपनी का समझ में क्या था ना, एज पर BR नंबर ... डेटेड ... BR मतलब यही बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है उसमें जो डिसीजन पास होता है उसको बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपने जिस दिन डिसीजन पास किया है कि ये ऑडिटर को हटाना है, इसका हरकत ठीक नहीं, जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक ऑडिटर को अपॉइंट किए और वो ऑडिटर क्या कर रहा, डांस करने आया, रील्स बनाने लग जा रहा है। एक ऑडिटर को आप अपॉइंट किए हैं मेहनत से कि भाई अच्छा ऑडिटर है, अपॉइंट करते हैं, स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन 10 दिन काम ठीक किया, उसका खाली नाचने लग जा रहा, चेक करते हैं पेपर फाड़ दे रहा। अब आप देख रहे हैं कि इसका हरकत सही नहीं है। जो हम आपको पहले बताए, रीजन कैन बी एनीथिंग,
हरकत सही नहीं है बाबा, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास पावर तो है नहीं, आपको पहले अप्लाई करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने के बाद एक तो फॉर्म होता है, उस फॉर्म का नाम है ADT 2। ADT 2, वो ADT 2 में आपको फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। देखिए एक एक वर्ड इसमें रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों? कितना दिन के अंदर ADT फॉर्म, अपना मन से क्या लिखेंगे इसमें बना के बताइए, समझा बनाने लायक क्या है। ADT 2 फॉर्म जो है वो आपको 30 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा। तीसरा देखिए, कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीव अप्रूवल। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे देगा उससे 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर आपको एक जनरल मीटिंग बुलाना होगा। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर लोग का मीटिंग, अब बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर लोग का मीटिंग। उस मीटिंग में एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन, स्पेशल डिसीजन पास होगा। एंड ऑडिटर मस्ट बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और ऑडिटर को बुलाया जाएगा, अब बुला के उससे पूछा जाएगा क्या हुआ बाबू, ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो, तुमको निकालना पड़ा, सॉरी अब तुमको हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए एक ऑडिटर को निकालना, अपॉइंट करना कितना आसान था, ऑडिटर को टर्म से पहले मतलब वक्त पूरा होने से पहले निकालना कितना मुश्किल है। तो आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यही व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर टू बी फॉलोड फॉर द कैजुअल वैकेंसी बाय द कंपनी। अगर कंपनी कैजुअल वैकेंसी को फॉलो करना चाहता है, अगर कंपनी चाहता है कि ऑडिटर को वक्त पूरा होने से पहले निकाले, तो कंपनी को क्या क्या रूल फॉलो करना है, मेरे बात को जवाब दीजिए। रूल नंबर 1 किसको अप्लाई करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट। भूल से अगर आप गवर्नमेंट लिख देंगे काट देगा टीचर, खाली गवर्नमेंट भी लिखेगा तो गलत हो जाएगा आंसर। क्या है, गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन बी लोकल गवर्नमेंट। तो आपको लिखना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट बाबू, सेंट्रल। दूसरा, अप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्म में अप्लाई करेंगे बताइए, ADT 2। कितना दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर कौन सा डिसीजन पास होने के, बोर्ड रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन, आपको ना आप एग्जाम देने गए, आपको याद आ रहा कि 30 दिन भैया कुछ बोले थे, ऐसे याद आ रहा, अब लिखे विद इन 30 डेज इट शुड बी डन। अब आपको लगे अब तो ठीक है, तो लिख क्या है, टीचर काट देगा, बोले विद इन 30 डेज इट शुड। इट मतलब क्या, पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इट मतलब क्या। तो 30 डेज किसका, 30 डेज का मतलब क्या है, एक एक वर्ड देखिए यहाँ पे मीनिंगफुल है बाबू। उसके बाद आप जो मीटिंग होल्ड कर रहे हो, उस मीटिंग होल्ड करने के उसके अगर मान लीजिए बात समझ, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूव कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देता है, उसके कितना दिन के अंदर कौन सा मीटिंग करना पड़ेगा बताइए, 60 डेज के अंदर कौन सा मीटिंग, बोलो बोलो बोलो, जनरल मीटिंग। और उसके बाद अगर अच्छा मीटिंग करके डिसीजन पास कर लीजिएगा, डिसीजन पास करने के बाद ऑडिटर का बात नहीं सुनिएगा, उसको बुला के पूछेंगे बाबू क्या हो गया तुमको, तुम तो ठीक ठाक थे, अचानक से क्या हो गया जो तुम्हारा मानसिक अवस्था ऐसा बिगड़ गया, तुम टिकटॉक पिकटॉक बनाने लग जा रहे हो, रील्स पील्स बनाने लग जा रहे हो, क्या हो गया तुमको, इससे पूछा जाएगा उसका। अगर वो सही जवाब दे पाए तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो कैंसिल कर दीजिए रिमूवल, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए बोले बाबू जाओ, तुमको अब रख के फायदा नहीं, जाओ तुम नाचो खाली, जाओ हटा दो उसको। तो हम पूछ रहे बताइए कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या, टाइम पर रिमूव करना है, टाइम से पहले रिमूव करना है, टाइम से पहले रिमूव करना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता है और एग्जाम में पूछता है, एक्सप्लेन बंद मत करिए, 2 मिनट रुक जाइए ना, क्या हड़बड़ाते क्यों है, क्या अगर पूछता है व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी इज द वैकेंसी विच इज अवेलेबल एवरी टाइम। उसको देखिए कोई भी बच्चा 3rd ईयर में पढ़ा, उसको इतना सुनो, 3rd ईयर में जो भी बच्चा पढ़ा थोड़ा बहुत इंग्लिश उसको आता है, उसको पता है कि वैकेंसी मतलब खाली होता है, कैजुअल होता है कभी कभी। द कैजुअल वैकेंसी इज अवेलेबल ऑल द टाइम, वी कैन गो एंड अप्लाई। अरे बाबू क्या लिख रहे थे, क्या लिख के आ रहे हो। तो याद रखिएगा कैजुअल वैकेंसी मतलब होता है व्हेन यू रिमूव द ऑडिटर, बात नहीं, when you remove the auditor before expiry of time, that is called casual vacancy। and casual vacancy के केस में अगर आप ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करना है। कंडीशन नंबर 1 किसको अप्लाई करेंगे बताइए, बोलिए ना, यस। स्टेप नंबर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, ADT 2। और कौन सा ADT 2 कौन सा मीटिंग करने के बाद करेंगे बताइए, बोर्ड रिजोल्यूशन 30 दिन बाद। देखो बच्चों को याद भी हो गया, 30 दिन के अंदर मतलब कि। उसके बाद ये वाला पास हो गया। उसके बाद कौन सा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूव कर गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल देता है कि यस यू कैन, आप जाइए आगे बढ़िए, गो अहेड, तो आपको कौन सा मीटिंग बुलाना होगा, कितना दिन के अंदर, और कौन सा डिसीजन पास होगा, SR मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। और उसके बाद ऑडिटर का बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लास्ट टाइम पूछ रहे बताइए। नहीं तो ये जो बात बोला ना कि बच्चा नहीं सुनेंगे, कंपनी में भी होता है, कंपनी अगर मन बना लिया है कि आपको रिमूव करना है मतलब करना है, आपकी आप आगे देख सके, क्योंकि सुनना तो मेरे ऊपर है ना। आप बोलिए बोले अच्छा नहीं लगा आपका बात करता हूँ, बोले सर मेरा बात तो सुनिए, बोले क्यों सुनेंगे तुम्हारा बात, एकदम खराब आदमी हो तुम, नाचो खाली आके टिकटॉक पे, रुको अभी
अभी खत्म नहीं हुआ क्लास, पूछ रहे बताइए। कैजुअल वैकेंसी ऑन द टर्म या बिफोर द टर्म? अच्छा बताइए, कैजुअल वैकेंसी में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सुनो, अप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्म फिलअप करोगे? 82 जो फॉर्म फिलअप करोगे वो कौन सा मीटिंग के बाद? बोर्ड मीटिंग के बाद। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ओके, उसके बाद कौन सा मीटिंग बुलाएंगे? जनरल मीटिंग। कितना दिन के अंदर? 60 दिन। तो रटना पड़ेगा पूरा। और 60 डेज। और ऑडिटर्स का बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। फिर मिलेंगे अगला दिन कुछ और क्वेश्चन के साथ। देखिए